अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। किस अजीम फुटबॉल गोलकीपर ने तमाम फुटबॉल को खैराबाद कह दिया, देखिए आज के प्रोग्राम में। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का हुआ एक बहुत बड़ा अपसेट, जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर। मोरक्को मेंस की तरह मोरक्को विमेंस टीम भी फीफा विमेंस में कामयाबी के झंडे गाड़ती हुई कोलंबिया को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अल नसर और जमालिक के दरमियान मैच बराबर। रोनाल्डो का 87वें मिनट में किया गया गोल अल नसर को शिकस्त से बचाने में हुआ कामयाब। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के तैयार है फॉरेन कोचेस से ट्रेन होने के लिए, देखिए आज के प्रोग्राम में। चैंपियन कहें या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लियोनेल मेसी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी ने सऊदी प्रो लीग को ज्वाइन कर लिया। चेल्सी ने प्रीमियर लीग के स्टार गोलकीपर से मुआहिदा कर लिया। लास्ट प्रीमियर लीग में दूसरी पोजीशन पर आने वाली आर्सेनल की जानिब से आर्सन वेंगर को खराज तहसीन, ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर हम बात करेंगे फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की और कुछ बड़े अपसेट्स हुए हैं और अफरीदी जैसा कि मैंने भी कहा था और वो शायद कबूलियत का वक्त था, जर्मनी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। जी हाँ, जर्मनी विमेंस जो है, जिस तरह जर्मनी मेंस की टीम ने किया उसके नक्शे कदम पे चल रही है और जर्मनी और साउथ कोरिया का मैच था जो कि 1-1 गोल से बराबर हुआ और उस 1-1 गोल के बराबर होने की वजह से जर्मनी जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। 1995 के बाद पहली दफ़ा ग्रुप स्टेज में किसी से मैच हारे और अब जो है वो मैच हारने के साथ साथ वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। कितना बड़ा ये सेटबैक है जर्मनी के लिए, क्योंकि मेंस ने भी कुछ ऐसा ही किया था और विमेंस ने भी ऐसा किया है। जी हाँ, अब जो मर्जी कर लें, जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और प्लेयर्स को भी यकीन नहीं आ रहा था मैच खत्म होने तक। आफरीदी ये मैच 1-1 गोल से बराबर हुआ है और अलेक्जेंड्रा पॉप ने बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया कि किसी तरह से दूसरा गोल भी कर लिया जाए, एक किया भी लेकिन उसको ऑफसाइड करार दिया गया। सबसे पहले तो मैच को किस तरह देखना है, आपको लगता है अच्छा खेली है जर्मनी? अच्छा, मैं पहले डायसेक्ट कर लूँ व्यूअर्स। जो कोरिया ने गोल किया उसमें भी लेफ्ट बैक की गलती थी। आप जब डिफेंड कर रहे होते हो, जो 4 डिफेंडर्स होते हैं वो एक ही लाइन में खड़े होते हैं, एक दूसरे के शोल्डर को देखना होता है। वो थोड़ी सी पीछे खड़ी थी जिसकी वजह से वो साउथ कोरियन प्लेयर ऑन साइड हुई और उन्होंने गोल कर लिया। दूसरा ये कि जो जर्मनी की मेंस और वुमेन्स दोनों टीमें अगर आप देख लें तो वो अपने अपने मैचेस में आउटस्टैंडिंग के लिए जो हारी भी है। अब देखिए कि मोरक्को जैसी टीम को उन्होंने 6-0 से हराया था जिस पहले मैच में इसी जर्मनी टीम ने। अब चांसेस ज़्यादा मिस करने की वजह से इस मैच में भी आप अलेक्जेंड्रा पॉप के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कि हर खिलाड़ी जो है वो ढूंढ रहे हैं कि अलेक्जेंड्रा पॉप किधर है कि उनको पास खिलाए और वो मुसलसल। एक तो इस मैच में उन्होंने चांसेस वैसे मिस भी किए हैं, अलेक्जेंड्रा पॉप ने ओवरऑल बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, कैप्टन भी हैं, लेकिन इस मैच में चांसेस मिस किए। अब जो आखिरी चांस भी था जर्मनी की जो खिलाड़ी ने बाहर से लिया, अब वो जो इनिशिएटिव था वो बिल्कुल एंड पे लिया गया कि बाकी प्लेयर्स भी कोशिश करें। आप जब मुसलसल एक ही प्लेयर को टारगेट कर रहे हो और दूसरी टीम को पता है कि अलेक्जेंड्रा पॉप का जो रूट है वो हमने ब्लॉक करना है, बाकी जर्मनी खिलाड़ी जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारे मेंस का जो जर्मनी टीम थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिस किए और इस वुमेन्स टीम ने भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिस किए जिसकी वजह से वो नॉकआउट हो गए। चलिए स्टैट्स में नज़र डालते हैं और देखते हैं कितने चांसेस मिले हैं जर्मनी को और दूसरी तरफ साउथ कोरिया को। आप देख रहे हैं 14 शॉट्स थे जर्मनी के पास जबकि 5 थे साउथ कोरिया के पास। शॉट्स ऑन टारगेट 4 थे जर्मनी को मिले थे और 2 मिले थे साउथ कोरिया को। पोजीशन आप देख रहे हैं 71% था, 29% साउथ कोरिया के पास था। पासेस भी आप देख रहे हैं और कॉर्नर्स 2 मिले हैं जर्मनी को, 2 मिले हैं साउथ कोरिया को। कितना बड़ा अफरीदी ये सेटबैक है जर्मनी के लिए मेंस टीम के बाद? ऑब्वियसली बहुत बड़ा, सबसे मतलब हिस्ट्री में वुमेन्स फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अपसेट है। यूएसए जो है वो बच गई थी, वो क्वालिफाई कर गई है, लेकिन जर्मनी नहीं बच पाई। इटली, ब्राज़ील और कनाडा भी आउट हो गई हैं, लेकिन जर्मनी का सबसे बड़ा सेटबैक इस लिहाज से भी है कि आपकी 2 ही टीमें हैं जिसने डोमिनेट किया वुमेन्स टीम को, एक यूएस की और एक जर्मनी की। जर्मनी ने भी 3 और 7 में वर्ल्ड कप जीता था और 1999 के बाद 1999 से लेके अभी इस वर्ल्ड कप तक वो हर वर्ल्ड कप में ग्रुप को टॉप करते थे और कोई भी मैच नहीं हारते थे। चलिए इस दफ़ा ग्रुप की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कोलंबिया और मोरक्को जो है, और मोरक्को के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, उनका नेक्स्ट मैच भी है, लेकिन उन्होंने अपने ग्रुप में क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी और साउथ कोरिया, अच्छा साउथ कोरिया के लिए ये मैच जीतना ना जीतना बराबर करना है कि बराबर था, लेकिन जर्मनी को ले डूबे हैं वो। बिल्कुल यही सबसे, अब इस ग्रुप में सबसे जो वीकर टीम थी साउथ कोरिया थी, क्योंकि साउथ कोरिया ने बाकी टीमों से भी हारा था मैच।
अब इनका इजी रूट था, मोरक्को का बहुत मुश्किल रूट था, और फिर भी ये साउथ कोरिया से हार गई। वो जो शॉक रिजल्ट कोलंबिया से 2-1 हारे थे जर्मनी, वो सिंकिंग पॉइंट था, और इसने तो फिर किश्ती पूरी असल में वहाँ पे काम खराब हुआ था जो कोलंबिया से हार गई थी, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा चांसेस मिस किए थे। और चलिए, लेकिन इस मैच की जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो अलेक्जेंड्रा पॉप हैं, और डेफिनेटली इनकी तरफ से बड़ी एफर्ट दिखाई गई। लेकिन अफरीदी जैसे कह रहे हैं कि आप एक खिलाड़ी पर रिलाय नहीं कर सकते। इनके स्टैट्स पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा पॉप ने इस मैच में क्या परफॉर्म किया है और कितना जो है वो परफॉर्म किया है। ये आप स्टैट्स देख रहे हैं। रेटिंग 8.8, गोल्स 1 किया है, टचेस जो थे 62 थे, इंटरसेप्शंस जो थी वो 2 थी, रिकवरीज जो थी वो 8 थी, और पासेस इनटू फाइनल थर्ड 10 थे। अलेक्जेंड्रा जो है उन्होंने तो अच्छा खेला है, अफरीदी कैप्टन भी है, कैसे फेस करेंगी अब? ऑब्वियसली बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। क्या मतलब, एक तरह से इसके बाद एक मुश्किल से अगर अगले वर्ल्ड कप तक पहुंच जाएं तो, लेकिन ये एक ऐसा वर्ल्ड कप था जो एज अ कैप्टन वो जितवा सकती थी। टीन एज से ही ये जो थी बहुत ही शानदार खिलाड़ी थी, और टीन एज में ही इन्होंने जर्मनी स्क्वाड का हिस्सा बन गई थी, और फिर हर टूर्नामेंट में और हर इवन लीग्स में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती थी। अभी कैप्टन भी बन गई है, लेकिन ये बहुत ही एक उनकी कैरियर का सबसे डार्केस्ट फेज़ है। जी हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ पर जर्मनी जो है वो बाहर हो गया है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप से, और नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ा मैच भी है, मोरक्को वर्सेस कोलंबिया का। और इस मैच पे जो है वो मोरक्को ने कोलंबिया को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी है, और ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि अपनी मेंस टीम की तरह बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। ये वो मैच था, अगर मोरक्को ये मैच हार जाती तो जर्मनी के चांसेस फिर थे आगे जाने के, लेकिन मोरक्को ने कोलंबिया को इस मैच में शिकस्त दी है और 1-0 से शिकस्त दी और क्वालिफाई कर लिया है। अफरीदी, मोरक्को के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है। मेंस ने भी बिल्कुल ही लाइमलाइट ले लिया था, और यू नो ऐसा परफॉर्मेंस दी थी कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और यहाँ पर पहला मैच 6-0 से हारने के बाद कोई सोच नहीं रहा था कि मोरक्को जो है वो नॉकआउट के लिए चली जाएगी। बिल्कुल ऐसी ही है, जिस तरह मेंस टीम ने हिस्ट्री कायम की थी, इसी तरह वुमेन्स टीम ने भी ऑलरेडी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करके हिस्ट्री कायम कर ली है। ख़ास करके जब आप ऐसे ग्रुप में हो जिसमें वर्ल्ड नंबर 2 जर्मनी जैसी टीम हो, और उनसे आप पहला मैच 6-0 जैसे आपने कहा हार गए हो, तो उसके बाद तो मोरल ही नहीं होता। और फिर आप ग्रुप में सबसे आपकी जो टफेस्ट टीम है जिसने जर्मनी को हराया, उनके साथ आपका फाइनल मैच हो, तो अगर बराबर भी कर लेते तो फिर भी इन्होंने नॉकआउट ही होना था, क्योंकि जर्मनी के साथ इस मैच से पहले पॉइंट्स इक्वल थे। जर्मनी गोल डिफरेंस पे उनसे आगे थी बिल्कुल। तो हारने का भी और ड्रॉ करने का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, जीतना ही था। चलिए स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं और कितनी एफर्ट थी दोनों टीम्स की तरफ से। 11 शॉट्स थे यहाँ पर कोलंबिया की तरफ से, मोरक्को की तरफ से 8 थे। शॉट्स ऑन टारगेट 6 थे मोरक्को की तरफ से, 3 जो थे वो कोलंबिया की तरफ से थे। पोजीशन आप देख रहे हैं 60% कोलंबिया के पास था, 40% मोरक्को के पास था, और इसके साथ साथ पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। कॉर्नर 3 मिले यहाँ पर कोलंबिया को, 4 मिले हैं मोरक्को को। अफरीदी, शॉट्स ऑन टारगेट में काफ़ी अच्छा खेला है मोरक्को ने, और एक की बजाय और भी गोल कर सकती थी। आपको लगता है कि एक गोल करने के बाद ज़्यादा डिफेंसिव स्ट्रेटजी को अपनाया कि हम हर सूरत में, क्योंकि कुछ अटैक्स ऐसे थे जहाँ पे 1-2 गलतियाँ भी कोलंबियन प्लेयर्स स्ट्राइकर्स ने की, जहाँ पे पासेस देते तो शायद गोल हो सकते थे। जी बिल्कुल, वो रमेरेज ने जो बॉल छीनी थी डिफेंडर से लेफ्ट साइड पे, जो मोरक्को डिफेंडर थी, वो भी एक अच्छा चांस था। अगर वो पास कर दी थी, खुद ट्राई ना करती तो शायद गोल हो सकता था। हाँ, लेकिन अब बात यही आती है कि आप ओवरऑल जो है आपने अगर लीड ले ली है, और अगली जो टीम है कोलंबिया जो थी वो जर्मनी के खिलाफ भी अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी, तो मोरक्को को आप सेकंड बेस्ट टीम को हमेशा डिफेंड ही करना चाहिए। वो उनके लिए एक बेस्ट वे होता है रिज़ल्ट लेने के लिए। बिल्कुल। और प्लेयर जो हमने फीचर किए इस मैच में वो हैं अनीसा लहमारी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनकी इस मैच में रही, और इन्होंने ही अपनी टीम के लिए जो है वो गोल भी स्कोर किया और प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी है। और इनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं इस मैच में क्या परफॉर्मेंस थी इनकी। 8.3 रेटिंग थी, गोल 1 किया है, एक्यूरेट पासेस 61% है, टचेस 54 हैं, रिकवरीज 4 हैं, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 9, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल 75। अफरीदी, अब पहुंच तो गया नॉकआउट में, आपको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ कर सकती है मोरक्को?
ऑब्वियसली जब आप इतने टफ ग्रुप से निकलते हो और ख़ास करके आपका आखिरी मैच, क्योंकि मोमेंटम की स्पोर्ट्स में मोमेंटम की बात होती है और जज्बे की बात होती है। जज्बा तो हमने बिल्कुल देखा कि इनकी खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा जज्बा है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोरक्को की विमेंस टीम के लिए। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और हमें ज्वाइन कर चुके हैं माज अहमद, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के फुटबॉल में काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। माज, वंस अगेन वेलकम आपको करते हैं प्रोग्राम में। अंडर 16 साफ प्लेयर्स के बारे में बताइए थोड़ा सा, किन किन प्लेयर्स को जो है वो खिलाया जा रहा है और क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी तरबियती कैंप एबटाबाद में जारी है। अच्छा। और सितंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू प्ले भूटान होस्ट कर रहा है सैफ अंडर 16 चैम्पियनशिप। हाँ। और फिर उसके बाद मालदीव से एक मैच होगा। अभी रिसेंटली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सोशल मीडिया से कुछ बड़ी बहुत खूबसूरत वीडियो एक उन्होंने शेयर की है जिसमें इन प्लेयर्स को ट्रेनिंग करते हुए भी दिखाया गया, फिर उसका इंट्रोडक्शन भी है। माज ट्रेनिंग करते हुए बच्चों की और उनके नाम और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया है। और शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे पाकिस्तान में पहली बार शायद उनको पता चला होगा, जो फुटबॉल के लवर्स हैं, जो जानना चाहते हैं कि कौन से बच्चे हमारे जा रहे हैं और कैसा हमारा जो वो कैंप चल रहा है। आप सेटिस्फाइड, आपको लगता है कि ये तैयारियां ठीक हो रही हैं और कुछ कर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? जो मुझे बात पसंद आई है वो यही आई है कि बिल्कुल बेहतरीन और मौजू तरीन एज है जिसमें हम उनको तैयार कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। और अंडर 16 और फिर उसके बाद एक दर्जा अंडर 19 का आएगा और फिर अंडर 23 के लिए आप ऐसा यंग टैलेंट प्रोड्यूस करेंगे नेशनल टीम के लिए कि एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। तो ये फेडरेशन को फिर क्रेडिट यहाँ पे जाता है? इन इक़दामात पर तो डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि जहाँ पे इतने मुश्किल तनकीद करते हैं वहाँ पे हम उनको जो है वो क्रेडिट भी देंगे इस चीज़ के लिए। चलिए लेट्स सी कि भूटान में ये होने वाली है अंडर 16 साफ चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फ़ॉरेन कोचेज़ की कल आप बात कर रहे थे कि उनसे सवाल किया गया था जो ऑफिशल्स हैं फेडरेशन के, तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। अब पाकिस्तान में पहले भी फॉरेन कोचेज़ आए हैं और उनका सक्सेस रेशो क्या था, और आपको लगता है कि क्या ये वो एक की पॉइंट हो सकता है फॉरेन कोचेज़ के आने से पाकिस्तान की टीम बेहतरी की तरफ आए, या आपको भी लगता है कि जब तक हमारे अपने मसाइल हल नहीं होंगे तब तक फॉरेन कोचेज़ भी कुछ नहीं कर सकते? कोचेज़ का बहुत अमल दखल है हमारी जीत में भी, हमारी हार में भी। और टीम के लिए कोच का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि माजी में ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान को इंग्लिश कोचेज़ ने भी पाकिस्तान टीम को वो तरबियत करते रहे हैं। सर्बियंस आते रहे हैं यहाँ पर और बहरीन के कोचेज़ आते रहे हैं। अच्छा। टाइम एंड अगेन हमें जब भी पेशा वराना महारत की ज़रूरत पेश आई है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, तो उनका क्या सक्सेस रेशो था? तब भी यही मामला थे कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिंग एक्कोलेड्स होम। उनमें से अभी अगर आप देखें 200 से ऊपर हमारा रैंक जा चुका है, जिससे साफ जाहिर है कि कारकर्दगी का मयार बुलंद नहीं हो पाया। यानी कि उनको चैलेंजेस थे और उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो अभी जो हमारे पास दो बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो मकामी कोचेज़ के हैं, शहजाद अनवर साहब, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस नेशनल साइड, उसमें शहजाद अनवर साहब और तारिक लुत्फ़ी साहब जो बहुत तजुर्बाकार हैं, वो भी तीन मरतबा माजी में पाकिस्तान फुटबॉल टीम की कोचिंग कर चुके हैं। और जनाब आप ये देखिए कि आपका कहना यह है कि उनका जो रेशो था वो बेहतर था फॉरेन कोचेज़ की निस्बतन। इट्स नॉट अबाउट रिजल्ट्स, तो दोनों ही जनरेट नहीं कर सके ना मकामी, ठीक है जी हाँ, लेकिन ना यहाँ पर हम कोचिंग पर्सपेक्टिव से इस पहलू को भी मद्देनजर रखना चाहते हैं कि खिलाड़ी किस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करेंगे, जल्दी लर्न करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, तो इससे बेहतरीन बात और कोई हो नहीं सकती। तो बात फिर वही नहीं है कि जब तक इनिशियल आपकी स्टेजेस पे मामला क्लियर नहीं होंगे, हल नहीं होंगे, आप कोचेज़ को ले आएँ, कुछ भी कर लें, आप तब तक डेवलप नहीं कर सकते। कोचेज़ के आने का ये बात आपकी ठीक है, लेकिन कोचेज़ के आने का एक मयार तो सबके सामने ही है। AFC के जो कोचिंग का एक मयार है कि इस लेवल का ग्रेड 1 है या लेवल 1 की उनकी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। फीफा की जानिब से जो लेवल्स हैं, उन लेवल्स पर, उस क्राइटेरिया पर अगर कोई पूरा उतरता है तो ही इज़ मोर देन वेलकम, वो अपनी खिदमत पेश कर सकता है। दूसरी बात रह गई कि जो आता है, अगर कोई फॉरेन से कोई कोच आता है, वो कितनी जल्दी कल्चरली ब्लेंड कर पाता है लड़कों के साथ, कितनी जल्दी अपनी हमांगी बना पाता है और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, ये एक उसका चैलेंज है। अगर कोई बाहर से आता है और ऐसा बंदा है जिसका कोई रेफरेंस पॉइंट हमारे पास मौजूद है, अगर उसकी परफॉर्मेंस का रेफरेंस पॉइंट है कि
कि उसने यार फलां लीग में फलां टूर्नामेंट जितवाया या फलां, वी कैन लुक अप टू समथिंग, तो डेफिनेटली उनको चांसेस दिया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता जैसे सऊदी प्रो लीग ने किया, एक बजट फिक्स कर दिया है और उस बजट में जो है वो अपनी लीग को वो प्रमोट कर रहे हैं। चलें वो तो लीग को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम भी एक ऐसा ये जो पुराना सिस्टम हमारा बना हुआ है जो कि डिपार्टमेंटल या जो भी उसको कहते हैं, उसको ख़त्म करके एक नया स्ट्रक्चर लाया जाए जो लेटेस्ट हो, जो इस वक्त जो क्या कहते हैं उसको जो मौजूदा सऊदी अरब का आप ये भी तो देखें ना कि उनका स्टेक बहुत ज़्यादा है, उनकी गवर्नमेंट का स्टेक बहुत ज़्यादा है। उनका जो वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड एक PIF है, आई एम नॉट श्योर PFI है या PIF है, उनकी एक इन्वेस्टमेंट है जो सरकारी सरपरस्ती में है और वो लीग को बाकायदा लीग की सरपरस्ती कर रही है और इस कैंपेन को बाकायदा इसको चलाने में वो मुआवनत फराहम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास तो हमारी सरकारी तंजीमें तो पहले फुटबॉल फेडरेशन के मुकाबल खड़ी हो गई हैं, तो उनके दरमियान अभी कम्युनिकेशन ब्रिज करना, मामलात की हम आंगी लाना इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। चलिए लेट्स सी ये हल होती हैं चीज़ें या नहीं होती। और आप मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान जो फुटबॉल है उसका, क्योंकि तारीख़ में बड़ा ज़बरदस्त भी पाकिस्तान ने परफॉर्मेंसेस दी हैं और जहाँ तक मेरे सुनने में आया हमारे एक जो एक्स प्लेयर हैं या कैप्टन हैं वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं फीफा के। ये थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र तो बताए पाकिस्तान के फुटबॉल का। कारकर्दगी के एतबार से एज़ टू माई नॉलेज मैं जानता हूँ कि 1930 से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है पाकिस्तान अपने क़याम के बाद से अब तक तकरीबन 6-7 दहाइयों से ज़ायद का अरसा हो चुका है। पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन एबल टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप। एक बात डेफिनेटली कभी भी हम नहीं जा पाए हैं। दूसरी बात यह है कि हमें उतना खेलने का मौका मिल नहीं सका। फीफा के टूर्नामेंट के बाद आ गई AFC की बात, जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, उसमें भी हमारी रैंकिंग हम देखें तो हम बॉटम 5 में भी आ रहे हैं। और हमारी ऑल टाइम अगर स्टैटिस्टिक्स मैंने कुछ इकट्ठे किए थे, आप मुझे अगर इजाज़त दें तो जनाब मैं शेयर करना चाहूँगा। अभी हमारी तरफ से वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की 90 साला तारीख में पाकिस्तान 32 मैचेस खेला है और 32 मैचेस में जो बेस्ट एवर अचीवमेंट पाकिस्तान की रही है वो 4 मैचेस ड्रॉ हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा करें हमने जो गोल इसमें कंसीड किए हैं इन तमाम मैचेस में, 28 मैचेस हमने टोटल हारे हैं इन 32 में से, 4 ड्रॉ में हमने 13 गोल्स किए हैं और हमने जो गोल्स खाए हैं वो 122 हैं तकरीबन। गोल्स आपका गोल का डिफरेंस आप देखें कितना ज़्यादा है। और फिर अगर एशियन कप क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो 1956 में हमारी जो रुकनीयत है AFC के साथ, उसके बाद से लेकर अभी 6-7 दहाइयाँ तो हो चुकी हैं। उसमें अगर आप देखें तो 39 मैचेस हमने टोटल खेले हैं और उसमें से सिर्फ हमने 4 जीते हैं, 4 ड्रॉ किए हैं और 31 हारे हैं। तकरीबन 23 गोल्स हम कर चुके हैं और 100 से ज़ायद गोल्स हमने खाए हैं। ओके, आप हमारी कारकर्दगी देख लें जो है वो आप सूरत हाल बता रहे हैं कि ये रही है हमारी अभी तक। फेडरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो AFC को पर्सपेक्टिव में रखते हुए AFC के टूर्नामेंट हैं जो उस लेवल के और फीफा के जो टूर्नामेंट्स आगे हैं जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन है, इनको पर्सपेक्टिव में रखते हुए वो पहले अपने टारगेट्स डिफाइन करें, क्लियरली अपने टारगेट्स बताएं कि ये हमारे अहदाफ और किन चीज़ों से आ सकती है। तो ये टारगेट्स आपने कहा है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बेहतरी आ सकती है। अहदाफ का तयन हो गया, उसके बाद आप लीग का बाकायदा इनेकाद करें। लीग का बाकायदा इनेकाद करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टेडियम्स, फुटबॉल ग्राउंड्स। अच्छा, ये आपकी बात इधर काट रहा हूँ। हमें पता है पाकिस्तान फुटबॉल की जो टीम है क्वालिफायर्स में क्वालिफाई नहीं करेगी, जो एक लग रहा है, और मौजज़ा ही हो सकता है तो वो शायद क्वालिफाई करे। मैं मौजूदात पे यकीन रखता हूँ। तो बिल्कुल को मौजज़ा हो सकता है। अच्छा, तो दैट मीन्स के उनको फोकस हो जाना चाहिए ना कि अच्छा ये चीज़ तो है लेकिन ये अभी हमारे पास जो है उसके लिए हमारे पास वक्त भी नहीं है और ना हम कर सकते हैं। तो हमें आगे जैसे आप कह रहे हैं कि अहदाफ सेट कर लेने चाहिए कि अगले साल हमने कितनी टूर्स करने हैं नहीं करने, और पहले अपने आप को जो है वो बिल्ड करना अपनी टीम को और लीग करवानी है जो अहदाफ है। आई टोटली एग्री विद दिस। और ये आपने बड़ा क्लियरली बताया कि अगर आपने कोई टारगेट सेट करना है उसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये टारगेट सेट करने के बाद आप पब्लिकली इसे अनाउंस भी करें अपने मीडिया जो मैनेजमेंट है आपकी उसके जरिए, प्रेस रिलीजेस के जरिए, सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी करना चाहते हैं आप बताएं। ठीक है। और फिर उसके बाद प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल अपनी लीग को दें, लीग को इनकरेज करें, प्रमोट करें, और फिर इसी तरह इंशाल्लाह हम बेहतर फुटबॉल भी खेल पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, सारी बेहतरी की बातों में आपने कोई एक ऐसी बात नहीं की कि अपने मामलात पहले सेटल करेंगे, जो मसले आ रहे हैं आप मतलब इन मुझे क्योंकि बार बार जो चीज़ जो वो क्या कहते हैं कि तंग कर रही है वो यही है कि आपस में जब तक इनका ये मामलात हल नहीं होंगे, नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा के जो लोग हैं
स्पोर्ट्स बोर्ड के हैं और जो मुखालिफ ग्रुप है, ये सारा जो लोग हैं, जब तक ये इलेक्शंस, आपको नहीं लगता कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाएंगे तो शायद ये सारी चीज़ें ना हो पाएँ? जनाब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अभी अपने मुशाहिदे से जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, मैं यही बात मैं डिटरमिन कर सका हूं कि जो रीजनल फुटबॉल एसोसिएशंस हैं उनके ताउन के बगैर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। उनका स्टेक है, वो मुख्तलिफ जो फुटबॉल सर्कल्स हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं एंड दे वांट टू हैव देयर वेट। वो अपना एक वजन चाहते हैं, अपना बरकरार रखना चाहते हैं, विच इज़ देयर। आई थिंक उनका एक जायज़ और बुनियादी तकाज़ा है। चलिए, आपने अच्छे जो है वो पॉइंट्स उठाए हैं और होपफुली जो है वो इन पे काम किया जाए और हमें भी जो है वो बेहतरीन नज़र आए फुटबॉल। क्योंकि जो तारीख़ी पस मंज़र बताया वो तो बड़ा ही ख़तरनाक और डरावना तारीख़ी पस मंज़र बताया है माज ने हमें। माज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन वुड और प्रोग्राम में शामिल करेंगे फुटबॉल की दुनिया में लेटेस्ट क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या खबरें हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास जो है वो रॉबर्ट सेंचेज के बारे में है और रॉबर्ट सेंचेज हैज कंप्लीटेड मेडिकल टेस्ट एज न्यू चेल्सी प्लेयर, कॉन्ट्रैक्ट सेट टू बी साइंड आफ्टर डील इन प्लेस विद ब्राइटन, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स टू फॉलो। जी आफरीदी, बिल्कुल बहुत अच्छी साइनिंग है। ऑलरेडी अरिजा कैपा बलागा जो कैपा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे गोलकीपर पिछले सीज़न में चेल्सी के, लेकिन मेंडी क्योंकि चले गए थे और मेंडी जो कि पिछले सीज़न बेस्ट गोलकीपर थे, वो उनका जो गुज़िश्ता सीज़न था वो काफ़ी ख़राब गया और उनको फिर जाने दिया। और अभी सैंचेज जो हैं वो ब्राइटन का एक स्टार तो नहीं खरीद पाए, लेकिन दूसरे स्टार को उन्होंने ख़रीद लिया है। और ऐसा फ़र्क पड़ेगा चेल्सी की टीम को जो हालात से। अगर आप देख लें टॉप 5 गोलकीपर्स का अगर आप निकालें प्रीमियर लीग के, तो उसमें सैंचेज भी आते हैं। ब्राइटन के लिए काफ़ी हिस्टोरिक सीजन था। अच्छी जो है वो साइनिंग है चेल्सी के लिए और रॉबर्ट सैंचेज की, और उम्मीद करते हैं अच्छे जो है वो नताइज भी इनके आने से चेल्सी की टीम को मिलेंगे। क्योंकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, चेल्सी जो एक मैच अपना हारी है, उसके फैंस जो है वो लड़ रहे थे। वो हम चला नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन वो लड़ रहे थे बाकायदा। चेल्सी के फैंस से फ्रस्ट्रेटेड है फैंस काफ़ी, क्योंकि जो हुआ है चेल्सी के साथ काफ़ी अरसे से। आपके भी दोस्त हैं चेल्सी के फैंस? बिल्कुल, और फ्रस्ट्रेटेड है। कुछ जो अल्ट्रा फैंस जिसे कहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। कुछ जो न्यूट्रल फैंस होते हैं, वो क्या कहते हैं, फैंस क्या कहते हैं? फैंस का ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियस भी है कि आप जब इतने ऐसे अब 21st सेंचुरी की अगर आप जैसे अब्रामोविच ने इनको खरीदा तो 2004 के बाद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम बना दिया था। सबसे ज़्यादा आप देखें 2 बार चैंपियंस लीग जीत चुकी है, मुसलसल हर तीसरे चौथे साल में प्रीमियर लीग जीतती थी और सक्सेस की इन्होंने एक चाबी ढूंढ ली थी कि आप मैनेजर को हर 2 साल 3 साल बाद रिप्लेस करो और अच्छा मैनेजर लेके आओ। और फैंस की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब नेक्स्ट शोज़ के अंदर इंशाल्लाह आप जो फैंस हैं फुटबॉल के और जिन प्लेयर्स के, आपके लिए भी हम कुछ लाने वाले हैं और वो सरप्राइज़ है आफरीदी, वो हम नेक्स्ट शोज़ में बताएंगे। तो आप तैयार रहिए, बहुत कुछ है आपके लिए जो हमने तैयार कर रखा है। नेक्स्ट ट्वीट दिखाइए जी, नेक्स्ट ट्वीट क्या है? और नेक्स्ट ट्वीट है लियोनेल मेसी के बारे में। टिकट्स फॉर लियोनेल मेसी फर्स्ट अवे गेम फॉर इंटर मियामी सोल्ड आउट इनसाइड 10 मिनट्स। ये तो होगा अफरीदी, ऐसा तो होगा, मतलब 10 मिनट में तो फिर फ़रोख्त होंगी। अगर ये भी नहीं होगा तो मेसी के आने का फ़ायदा? जी बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हालांकि सॉकर जो है वो यूएस में इतना पॉपुलराइज नहीं है और बस ये एक आध प्लेयर आ जाता है, जैसे इससे पहले डेविड बेकहम, ज़लाटान इब्राहिमोविच ये आए थे। लेकिन ऑब्वियसली ये जो इनके आने से काफ़ी ये बहुत बड़ा मैसिव बूस्ट है क्योंकि ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। जब पहले आए थे 1970s में तब उन्होंने एक चिंगारी लगा दी थी, लेकिन वो ज़्यादा देर चली नहीं। अब देखते हैं कि मेसी की जो चिंगारी लगती है वो कितने अरसे तक चलती है और क्या इसको कैश करते हैं, बाकी चीज़ों को भी लपेट में ले सकती है, यानी वो शौला बन सकती है या नहीं। लेट्स सी, वक्त बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट है बार्सिलोना's मिडफील्डर फ्रैंक कैसी इज क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ 15 मिलियन ट्रांसफर टू सऊदी अरेबियन साइड अल अहली। एक्चुअली में जावी की टीम में इनकी अब पिछले सीज़न काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, बीच में एक आध बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते थे लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थे।
तो जावी का जो इनके ऊपर भरोसा था, पेशेंस था, वो रन आउट हो गया था। तो इस सीज़न इन्होंने जाना ही जाना था। पिछले सीज़न भी ये कुछ नाराज़ थे अपनी पोजीशन की वजह से कि मुझे जो मेरी स्पेसिफिक और राइट पोजीशन है वहाँ पे जावी नहीं खिलाते, तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी। जनवरी में भी जाने के चांसेस थे, लेकिन अब समर में इनको जाने दिया है। और अल अहली के लिए अच्छा है इनका जाना, अहली की टीम। बिल्कुल, क्योंकि 26 साल के हैं, फ्रेश खिलाड़ी हैं, यंग है, पीक में हैं अपने कैरियर के, और बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा अल अहली को। चलिए लेट्स सी, इनको कितने पैसे दे रहे हैं? इनको 20 मिलियन पर ईयर इनकी सैलरी है, मतलब बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप में इनको जो बार्सिलोना दे रही है। जी चलिए ठीक। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है जी आर्सेनल, जिन्होंने इस प्रीमियर लीग में सबको ही हैरान और परेशान भी किया कुछ अपने नाकदीन को। आर्सन वेंगर लुक सो प्राउड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिज स्टैचू आउटसाइड द एमिरेट्स। उन्होंने ये जो है वो खराज तहसीन पेश किया है। आर्सन वेंगर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इनको भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम अगर कहें तो गलत नहीं होगा। इन्होंने फुटबॉल को रेवोल्यूशनाइज किया, खास करके प्रीमियर लीग जो आज प्रीमियर लीग है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आर्सेन वेंगर ने 1995 में डाला, जब ये जापानीज़ लीग से आए थे। और इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता था उस टाइम पे कि जापानीज़ लीग से आने वाला मैनेजर क्या चेंज करेगा। आर्सेनल को इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया। इन्होंने जो अभी करंट फुटबॉल में जो न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है और प्लेयर जिस तरह डाइट करते हैं, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1995 में। खुद भी काफ़ी फिट लग रहे हैं मतलब। हाँ, और उसकी वजह से आर्सेनल जो थी वो बाकी टीम से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। और इन्होंने अभी तक प्रीमियर लीग की हिस्ट्री का वाहिद जो इनविंसिबल सीज़न था, जिसमें आर्सेनल पूरे सीज़न 2004 में एक मैच भी नहीं हारी थी, वो भी इनके अंडर ही अचीव हुआ है। इसीलिए खराज तहसीन भी दिया गया यहाँ पर। ये आज की कुछ खबरें थी हमारे पास, कुछ मैचेस थे और पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से कुछ अपडेट्स थी आप लोगों के लिए। आप इस प्रोग्राम को रिपीट में अगर देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए fastsports.tv, यहाँ पर आप इस प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब चैनल हमारा फास्ट स्पोर्ट्स पीक है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और पूरी दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनसे अपडेटेड रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं फास्ट स्पोर्ट्स के, उनको फॉलो कीजिए ताकि आप भी अपडेटेड रह सकें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।